बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज आतिफ अहमद योर फिजिक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरह से किरचॉफ वोल्टेज लॉ का इस्तेमाल करते हुए आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली उन बोर्ड्स के जहां पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, लाइक फेडरल बोर्ड, आगा खान बोर्ड और भी कुछ बोर्ड्स हैं। ठीक है, तो वहां पर कभी भी आपसे क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा भी आप डिफाइन कीजिए केवीएल क्या होता है या केवीएल को एक एग्जांपल से आप एक्सप्लेन कीजिए, बल्कि आपसे ये कहा जाता है कि आप इस कंसेप्ट को इस्तेमाल करें और कोई सर्किट आपको दे दिया जाएगा, यानी केवीएल का कंसेप्ट इस्तेमाल करते हुए इस सर्किट में मौजूद कहीं पे करंट की वैल्यू या कहीं पे आपको वोल्टेजेस की वैल्यू जो है वो पूछी जा सकती है, वो आप बताएं। ठीक है, तो वहां पर आपको चेक किया जाता है कि आपको इसका कंसेप्ट है या कंसेप्ट नहीं है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको सीखना है। ठीक है बच्चों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको इस काबिल कर दूंगा कि आपको किसी भी तरह का इस लेवल पे 12th क्लास के लेवल पे किसी भी तरह का जो आपको सर्किट दिया जाएगा, ठीक है, जिसपे केवीएल को अप्लाई करके आपने सॉल्व करना है, आप उसको बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ओके, और इसके लिए ना कुछ रूल्स हैं, यहाँ पर मैंने ये कुछ रूल्स लिखे हुए, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मैं आपको बताऊंगा, इनसे आपने हटना नहीं है। ये रूल्स अच्छे से इसको जो है वो याद रख लें, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए कोई भी सर्किट जो आपको दिया जाता है वो आप कर पाएंगे। और आपको पता है कि फेडरल जो बच्चे हैं उन्होंने मुख्तलिफ बोर्ड्स की बुक्स को स्टडी करना है, यानी तमाम बोर्ड्स की बुक्स को स्टडी करना है। तो मैंने जो डिफरेंट बुक्स में से इसकी एग्जांपल देखी, जो सबसे अच्छी एग्जांपल जो थोड़ी सी डिफिकल्ट मुझे लगी वो कौन सी है, वो ये एग्जांपल है। ये पंजाब की बुक में से मैंने ली है, एग्जांपल नंबर 13.6 है। ठीक है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी जो है वो काफी आसान है। अगर आपको ये आ जाती है तो वो भी आपको काफी हद तक जो है वो आ जाएंगी। ठीक है ना। ओके, तो इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है, इसका मुकम्मल कंसेप्ट लेना है। इंशाल्लाह इसी तरह की कोई और भी एग्जांपल अगर आपको दी जाती है और कहा जाता है कि इसको सॉल्व करना, यानी अनसीन क्वेश्चन जो कि फेडरल बोर्ड में एक्सपेक्टेड है, ठीक है, तो आप उनको सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने केवीएल को डिस्कस किया था, बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको पढ़ाया था, एक एक पॉइंट डिटेल से बताया था। ठीक है ना, मुकम्मल कंसेप्ट आपके साथ शेयर किया था, और वो मुकम्मल कंसेप्ट आपने यहां पर अप्लाई नहीं करना, मैं आपको ये पहले बता दूं। पता है क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट थोड़ा सा लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, अगर आप मुकम्मल कंसेप्ट को लेके पेपर में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना, जरा सा भी एग्जाम का प्रेशर आया, थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू आया, तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ज्यादा बेहतर ये होता है कि कंसेप्ट के साथ थोड़ी सी ट्रिक्स को ऐड करके उसको मजीद स्मूथ बना दिया जाए, ताकि इजीली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते चले जाएं। ठीक है, तो इसलिए कंसेप्ट के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो क्योंकि कंसेप्ट तो सीख लिया आपने, अब जब आपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो ट्रिक्स भी साथ में इस्तेमाल करनी है, ताकि आपको पेपर में जरा भी प्रॉब्लम ना हो, बड़ी आसानी के साथ स्मूथली आप आगे बढ़ते चले जाएं। ठीक है, अगर आप स्ट्रेस में भी हो, मेंटल स्ट्रेस में भी आ रहे हैं, तो तब भी आपको ज्यादा इशू ना हो। ठीक है, तो इसलिए इन कंसेप्ट के साथ साथ ट्रिक्स को भी आप लोगों ने याद रखना, भूलना नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जी, हमारे पास ये कुछ रूल्स हैं, ये मैं आपको अभी नहीं बताता, साथ साथ एक एक रूल पढ़ता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा, ताकि आपको पता चले कि इन्हीं को फॉलो करते हुए हम इसको कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हैं। समझ गए? चलिए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है वो आपको ऐसे कोई भी सर्किट दिया जा सकता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बनाया हुआ, पेपर में ऐसा सर्किट आएगा और आपसे कहा जा सकता है भाई करंट वैल्यू फाइंड करो, कहीं वोल्टेज की वैल्यू फाइंड करो। इसमें हमें ये कहा जा रहा है कि भाई इसमें जो R1 R2 और R3 हमारे पास ये जो तीन हमारे पास ये रेजिस्टर्स हैं, इसमें वैल्यू ऑफ करंट को आपने फाइंड करना है। यहाँ पर करंट कितना पास कर रहा है, यहाँ पर करंट कितना पास कर रहा है, और यहाँ पर करंट की वैल्यू कितनी है, ये हमें कैलकुलेट करनी है। समझ गए? तो ये हमारा आज का एक क्वेश्चन है। ठीक है ना। ओके जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमें क्या कहा जाता है जी, आपने क्या करना है, ड्रा द सर्किट डायग्राम। पेपर से देखो, उस सर्किट डायग्राम को उठा के अपनी कॉपी के ऊपर या अपने पेपर की शीट के ऊपर ऐसे बना लो। सबसे पहले बना ली, मैंने पहले से बना के रेडी रखी हुई है। ओके, सही हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं जी, चूज द लूप इंक्लूडिंग एट लीस्ट वन रेजिस्टर। अब आपने क्या करना है, दूसरा स्टेप, इनमें से लूप्स को सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, और ऐसी लूप्स बनानी है कि लूप्स में कम से कम एक रेजिस्टर लाजमी हो। तो देखो ये एक लूप बन रही है, ठीक है, ए बी सी डी, इसमें देख सकते हो दो रेजिस्टर आ रहे हैं, वेरी गुड। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये दूसरी लूप है, इसमें भी हमारे पास दो रेजिस्टर आ रहे हैं, तो एक कम से कम होना जरूर चाहिए ना, तो हम दो लूप यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं, ए बी सी डी ए और डी सी एफ ई। ठीक है, तो दो लूप्स मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जी, लूप नंबर लूप नंबर वन को मैं ये ले लेता हूँ जी, डी सी एफ ई, डी सी एफ ई डी, ये एक लूप बन गई। ठीक है, इसी तरह जो लूप नंबर टू है, ठीक है, नंबर टू, लूप नंबर टू में क्या है, उसका नाम लिखेंगे ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, दो लूप मैंने यहां पर ले ली।
ठीक है, ये भी कर लिया जी, उसने कहा लूप ले लो, लूप ले ली। थर्ड स्टेप पे उसने क्या कहा, अज्यूम द डायरेक्शन ऑफ करंट। अब इन लूप्स में ना करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करो, लूप्स में करंट की डायरेक्शन को आप क्या करो, अज्यूम करो। तो देखो हमने करंट की डायरेक्शन को अज्यूम करना है, वो चाहे तो हम क्लॉकवाइज ले लें, चाहे तो एंटी क्लॉकवाइज ले लें, ये हमारी अपनी मर्जी होती है, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज भी ली जा सकती है, क्लॉकवाइज भी ली जा सकती है, ये हमारी अपनी मर्जी होती है, समझ गए हो। ओके जी, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज हम लेंगे दोनों में लूप। और एक बात, अब ट्रिक क्या है यहाँ पर, ट्रिक ये है कि वैसे तो ये होता है कि आप इसमें क्लॉकवाइज दे रहे हैं, इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, लेकिन ट्रिक के साथ अगर आप आसानी से सॉल्व करना चाहते हैं तो ट्रिक का पहला पॉइंट ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि अगर एक लूप में आपने क्लॉकवाइज ले लिया है तो दूसरी लूप में भी करंट को आपने क्लॉकवाइज ही लेना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर करंट की डायरेक्शन शो कर देता हूं। तो करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज जो है वो हमारे पास इस तरह से होगी, ये कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो फिर इसको मैं बोल देता हूँ जी, यहाँ वाला करंट जो है वो I2, और यहाँ वाले करंट को मैं, क्योंकि बुक के ऊपर जो डायग्राम बनी है ना उसमें I1 I2 लिखा, मैं उसी के अकॉर्डिंग इसको नाम दे रहा हूँ। तो इसको मैं लिख देता हूँ जी, ये मेरे पास क्या है, I1 आ जाता है, ठीक है। दिस वन इज I1 और ये क्या है हमारे पास I2 आ जाता है, समझ गए। ओके, तो ये दो लूप्स आ गए। अब देखो मैंने एक को क्लॉकवाइज लिया ना, तो मैंने दूसरे को भी क्लॉकवाइज ही लिया है, ठीक है। ये ट्रिक का पहला पॉइंट है जो भूलना नहीं है, याद रखना है। ओके जी, तो हमने करंट की डायरेक्शन भी ले ली। अब नेक्स्ट क्या है, राइट द लूप इक्वेशंस फॉर ईच लूप यूजिंग द केवीएल। अब हमने क्या करना है जी, एक लूप ये है, दूसरी लूप ये है, इसके ऊपर केवीएल अप्लाई करना है और वो जो उसकी जो इक्वेशंस होती है ना केवीएल की, वो इक्वेशन बना के लिखनी है। तो बच्चों बहुत ही आसान काम है। देखो केवीएल हमें क्या कहता है, केवीएल कहता है भाई एक लूप है ना, एक लूप में तमाम वोल्टेजेस का सम 0 होता है, ठीक है। अब कुछ वोल्टेजेस यहाँ पे होंगे बैटरी में एज ए ईएमएफ, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल ड्रॉप की सूरत में वोल्टेजेस होंगे, यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप की सूरत में वोल्टेजेस होंगे, यहाँ पर ईएमएफ की सूरत में वोल्टेजेस होंगे। तो एक लूप में तमाम वोल्टेजेस का सम 0, ये लूप है, इसमें तमाम वोल्टेजेस का सम 0, समझ गए, ये पॉइंट याद रखने हैं हमें। ओके जी, अब जरा सुनो बात ध्यान से, जरा गौर से सुनना है, ठीक है। इन पे हमने केवीएल लगाना है। अब केवीएल लगाते हैं ना बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं, हमें नहीं याद रहता। अब बच्चों मैं आपको आसान सी बात बताता हूँ, देखो ये हमारे पास एक इसमें तो कंपोनेंट होते हैं जी, ये आपकी बैटरी वगैरह, एक होता है जी रजिस्टर, दो ही तो हमने इसमें डिस्कस करने, इस लेवल पे आपको यही दिए रहेंगे। अब जो बैटरी है ना, बैटरी, ठीक है, इसको मान लीजिए एक बैंक है, ठीक है। जैसे बैंक क्या करता है, आपको जो है वो पैसे देता है, ठीक है। और दो ऑप्शन होते हैं, आप उसमें पैसे ऐड भी कर सकते हैं, उससे पैसे निकलवा भी सकते हैं, उसमें पैसे जाके ऐड भी कर सकते हैं, उसमें से पैसे हम निकाल भी सकते हैं, दोनों काम हो सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। और जो ये जो रजिस्टर होता है, इसका काम होता है पोटेंशियल को कंज्यूम करना, इसका काम है खाना, खर्च करना। जैसे हम है, हमारा काम है कि हमने बस पैसे खर्च करने हैं, समझ गए। तो बैंक का काम है पैसे लेना भी, पैसे देना भी, ठीक है। वो लेता भी आपसे, स्टोरेज करता है और उसके बाद आपको देता भी है। हमारा काम क्या, सिर्फ खाना। तो बैटरी का काम पोटेंशियल बढ़ाना भी है, पोटेंशियल कम करना भी है, और यहाँ पर जो है ना ये वाला, ये इसका काम है सिर्फ खाना। बस ये पॉइंट याद रख लो, इसी के बेस के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो है ना मैंने कुछ ये कंडीशन बताई है, इनको फॉलो करते चले जाना। अगर ये जो करंट की लूप चल रही है ना, वो आपके नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगी, यानी लो से हाई, तो लो से हाई जा रही है मतलब कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। उस केस में आपका जो है ये ईएमएफ पॉजिटिव माना जाएगा। और अगर आपकी लूप जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रही है, बैटरी की पॉजिटिव से बैटरी के नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो फिर ईएमएफ आपका क्या होगा, नेगेटिव। और ये ट्रिक याद रखना कि रेजिस्टर को तो आपने लेना ही नेगेटिव है, जबकि कंसेप्ट में मैंने आपको बताया था कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ट्रिक के मुताबिक चलोगे तो टेंशन में नहीं आओगे। बस आर जो है वो आपको लेना ही नेगेटिव है, ठीक है ना। अच्छा जी, तो R1 जो है वो हमारे पास R1 R2 जितने भी इनके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आएगा उनको हमने नेगेटिव ही लेना है, समझ गए। अच्छा, तो ये बात भी हमें यहाँ पर होगी क्लियर। एक बात और मैं पहले क्लियर कर दूं तो कि इसमें इस्तेमाल होगी। अब इसमें कुछ ऐसे रजिस्टर होते हैं जिसको हम कहते हैं कॉमन रजिस्टर। देखो एक ये लूप है ना, एक ये लूप है, इन दोनों लूप का ये वाला जो रजिस्टर है ये दोनों में कॉमन है, इसको कॉमन रजिस्टर कहते हैं। इस रजिस्टर में से करंट कितना पास कर रहा है ये भी एक इशू होता है, कितना करंट पास कर, दो करंट पास कर रहे हैं, एक I1 भी और I2 दोनों पास कर रहे हैं, है ना। तो फिर क्या किया जाए, किस तरह से हम फाइंड करेंगे इसमें कितना करंट पास कर रहा है। तो उसके लिए कहा जाता है कि जिस लूप में आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो, अगर मैं इसमें केवीएल अप्लाई कर रहा हूं तो इसका करंट माइनस दूसरे लूप का करंट होगा, और अगर मैं इस लूप पे केवीएल अप्लाई करूंगा तो फिर इसका करंट माइनस इसका करंट होगा। ये बात याद रखो, ये मैंने लिखा है नंबर पॉइंट ये देखो, मैंने लिखा है करंट थ्रू अ कॉमन रजिस्टर। कॉमन रजिस्टर वो जो दोनों लूप का कॉमन है, of a loop will be equal to, कितना करंट होगा बताएगा जी, करंट ऑफ लूप इन विच वी आर अप्लाइंग द केवीएल माइनस करंट ऑफ द अदर लूप, यानी उस लूप का करंट जिसमें केवीएल अप्लाई कर रहे हैं माइनस अदर लूप का करंट। ये छोटा सा पॉइंट है,
बस ये पॉइंट्स अपने माइंड में रखने हैं, ये ऐसे चुटकियों में आपका केवीएल अप्लाई होके न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए जी अब हम इस पे केवीएल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले उसी से स्टार्ट करते हैं, लूप नंबर 2 पे आ जाए। ठीक है, अब लूप नंबर 2 जो है वो हमारी कौन सी वाली है? जो लूप नंबर 2 हमारी ABCD है, ये रही ABCD है। ठीक है, अब इसमें देखिए जरा, यहां से ऐसे जा रहे हो, हमारी ये करंट की डायरेक्शन है। अब यहां से यूं जा रहा है करंट, यहां से यूं, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हुए आपको पता है नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए ईएमएफ पॉजिटिव माना जाता है, तो E3 आपके पास क्या आएगा? पॉजिटिव। सो E3 इज पॉजिटिव। उसके बाद यहां से घूम के आप यूं नीचे आते हैं। अब E2 से आप पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आ रहे हैं, देखो ना, E2 में पॉजिटिव से नेगेटिव, तो E2 क्या हो जाएगा आपके पास? नेगेटिव माना जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर आपकी लूप जा रही है तो वो क्या आएगा? नेगेटिव में आपके पास आएगा -E2 आ जाएगा। उसके बाद फिर ये रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर है। ठीक है ना, ये रेजिस्टर है R2, लेकिन ये कॉमन रेजिस्टर है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, अगर कॉमन रेजिस्टर है तो जिस लूप पे आप केवीएल अप्लाई कर रहे हो ना, उसका करंट माइनस दूसरी लूप का करंट, सो I2 माइनस I1, ये हमारा करंट है और ये वो रेजिस्टर है। तो यहां पर क्योंकि रेजिस्टर में पोटेंशियल ड्रॉप को हमेशा नेगेटिव लेना है ट्रिक के मुताबिक, तो नेगेटिव लगा दिया। और यहां पर क्या कर लेंगे जी आप, I2 माइनस I1 और साथ में क्या आ जाएगा जी हमारे पास? ये रेजिस्टर क्या है जी यहाँ पर? R2, ये R2 से आ गया। ठीक है, उसके बाद ये चौथे वाला, ये वाला यहाँ पर करंट I2 पास कर रहा है, रेजिस्टर क्या? R3, तो रेजिस्टर है तो हमेशा माइनस, तो इसका हमने लिख दिया जी I2 और यहाँ पे लिख दिया जी हमने R3, इन सब का सम 0। तो यही तो हमें जो है वो केवीएल बताता है कि तमाम वोल्टेज का सम जो है वो एक लूप के अंदर क्या होता है? 0 होता है। ठीक है, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको हम। E3 वैसे लिखेंगे माइनस, E2 भी वैसे लिखा, I1 R2 को ना इनसे मल्टीप्लाई करके ये ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, माइनस I2 इंटू R2, ये बन जाएगा माइनस I2 R2, फिर माइनस इंटू माइनस हो जाता है प्लस I1 इंटू R2, I1 इंटू R2, फिर माइनस यहां पर देखिए तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस I2 इंटू R3 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इनकी वैल्यूज पुट कीजिए। E3 की वैल्यू कितनी है जी? 50 है मेरे पास, 50 आ गया, माइनस E2 की वैल्यू कितनी है? 60, यूनिट मत लिखना वरना कंफ्यूज हो जाओगे। माइनस I1 I2 की वैल्यूज तो फाइंड करनी है। R2 कितना है? R2 इज 30, तो 30 टाइम I2 आ जाएगा, फिर R2 की वैल्यू क्या हो जाएगी जी? प्लस का 30 टाइम I1 आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा हमारे पास? माइनस R3 की वैल्यू कितनी है? R3 इज इक्वल 15, तो आएगा जी 15 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मजीद सिंपलीफाई करते हैं, तो 50 में से 60 गए तो हमारे पास माइनस का 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद ये माइनस 30 I2 और ये माइनस 15 I2, ये बन जाता है माइनस का 45 टाइम I2। ठीक है, और प्लस का ये होगा जी 30 I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको हमने थोड़ा सा जो है सिंपलीफाई करना है, तो सिंपलीफाई हो सकती है अगर हम इसको पूरी इक्वेशन को 5 से डिवाइड कर लें, तो माइनस 10 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 45 डिवाइडेड बाय 5 इंटू I2 और प्लस का 30 डिवाइडेड बाय 5 इंटू I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 5, यानी पूरी इक्वेशन को ना हमने 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस का 9 इंटू I2 और ये प्लस का कितना हो जाएगा जी? 6 टाइम I1 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये माइनस 2 उधर जाके हो जाएगा प्लस, तो रीअरेंज करके लिखता हूं मैं इसको 6 टाइम I1 और माइनस 9 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। तो ये मेरे पास एक इक्वेशन आ जाएगी, मैं इसको हाईलाइट भी कर लेता हूं। ये मेरे पास एक सिंपलीफाइड इक्वेशन आ गई जिसको इस्तेमाल करते हुए मैं करंट की वैल्यूज को फाइंड कर लूंगा। ठीक है, ये मेरे पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, इसी तरह ना बच्चों अब मैं लूप नंबर 1 में चला जाता हूं। लूप नंबर 1 पे आ जाए। ठीक है, कोई सी भी लूप आप पहले सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना, लूप नंबर 1 हमारी कौन सी है जी? लूप नंबर 1 DCFED, यानी ये वाली लूप। इस लूप में करंट की डायरेक्शन यू है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बैटरी से ही स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से देखिए, यहाँ से नीचे से ऊपर जा रही है ना, यानी माइनस से प्लस की तरफ, तो नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए EMF पॉजिटिव, तो क्या नाम लेंगे इसका? E2 पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमारा E2 रहेगा पॉजिटिव, और E2 पॉजिटिव रहने के बाद फिर क्या होगा जी हमारे पास? यहां से यूं जा रही है, अब इधर से अब E1 पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ लूप आ रही है, ऊपर से नीचे ऐसे पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी बड़े से छोटे की तरफ। पॉजिटिव से नेगेटिव क्या होगा हमारा? पॉजिटिव टू नेगेटिव होगा हमारे पास माइनस में, तो ये आ जाएगा जी माइनस का E1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये रेजिस्टर है
हमेशा माइनस में आएगा, इसका पोटेंशियल ड्रॉप माइनस करंट पास कर रहा है इसमें से I1 और रजिस्टर का नाम क्या है जी R1। उसके बाद फिर ये कॉमन रजिस्टर आ जाता है, तो कॉमन रजिस्टर में 2 करंट पास करते हैं, तो फिर कितना करंट पास करेगा यहाँ पर वो जरा देखना है। जिस पे केवीएल अप्लाई कर रहे हो वो ये लूप है, इसका करंट माइनस अदर लूप का करंट I1 माइनस I2 आएगा। हमेशा याद रखना आपने ये बात, माइनस क्या आएगा जी I1 माइनस I2 इंटू रजिस्टर क्या है जी हमारे पास R2। अब देखो ऊपर क्या किया था I2 माइनस R1, नीचे क्या किया I1 माइनस R2। ठीक है, समझ गए ना, क्योंकि पहले केस के अंदर हम इस पे केवीएल अप्लाई कर रहे थे तो I2 माइनस I1 किया था, दूसरे केस में हम इस पे केवीएल अप्लाई कर रहे हैं तो I1 माइनस I2 करेंगे। ठीक है, ये भी ट्रिक आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बोलना नहीं है इसको। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद 1 2 3 4 पूरे हो गए हमारे पास ये कंपोनेंट। ठीक है, 1 2 3 4 और इन सब का सम क्या है 0, यही तो हमें बताता है केवीएल। अब थोड़ी सिंप्लीफाई करके इक्वेशन लिखते हैं इसकी, ये बन जाएगा हमारे पास E2 और माइनस ये आ जाएगा E1 और माइनस ये आएगा I1 इंटू R1। अब माइनस को ना इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये R2 को भी मल्टीप्लाई कर दो, इसको ओपन कर दो, तो माइनस I1 इंटू R2 हो जाएगा माइनस I1 और R2, फिर माइनस इंटू माइनस क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा और I2 इंटू R2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। ओके, अब हमने इनकी वैल्यूज पुट करनी है। E2 की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास, E2 की वैल्यू है 60, यहाँ पे लिख दिया 60 माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है जी हमारे पास 40, तो यहाँ लिख दिया हमने 40 और माइनस I1 इंटू R1, तो R1 की वैल्यू है 10, तो यहाँ लिखूंगा 10 टाइम I1 माइनस I1 इंटू R2, R2 की वैल्यू कितनी है जी 30 है, तो 30 टाइम I1 आ जाएगा और उसके बाद फिर आ जाएगा जी हमारे पास प्लस का 30 टाइम I2, क्योंकि R2 की वैल्यू 30 है और इन सबका सम क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा हमारे पास। अब देखो बच्चों 60 माइनस 40 करेंगे तो मिल जाएगा हमें 20, माइनस का 10 आई और माइनस का 30 आई, ये बन जाएगा माइनस का 40 I1। ठीक है, उसके बाद प्लस का ये आ जाता है जी 30 I2 एंड दैट इज इक्वल टू 0। अब इसको भी सिंप्लीफाई करना है ना, तो पूरी इक्वेशन को 10 से डिवाइड कर लो, 20 डिवाइडेड बाय 10 माइनस 40 I1 डिवाइडेड बाय 10 प्लस 30 I2 डिवाइडेड बाय 10 और इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 10। ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा जी 2 बन जाएगा और ये माइनस और ये बन जाएगा 4 टाइम I1 और ये बन जाएगा 3 टाइम I2 और ये बन जाएगा 0। ठीक है, अब मैं इसको अगर रीअरेंज करके लिखूं ना, तो रीअरेंज करके मैं यूं लिखूंगा, इसको मैं उधर ले जाता हूं, इसको मैं उधर ले जाता हूं, इसको भी उधर ले जाता हूं, 2 इधर अकेला रह जाएगा, तो ये बन जाएगा 4 टाइम I1 माइनस 3 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, असल में क्या हुआ 4I1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और 3I2 उधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो 4I माइनस 3I2 इज इक्वल टू 2, ये मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये 2 इक्वेशंस हैं, इनको अब मैं सॉल्व करूंगा और इन्हीं से मुझे करंट की वैल्यूज को मिल जाएंगी। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखो बच्चों, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर 2, ये 2 इक्वेशंस आ गई आपके पास। अब आपने क्लास 8th में जो मैथमेटिक्स सीखा था ना, वहां पे आपने सिमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा था। ये भी सिमल्टेनियस इक्वेशन है, लेकिन I1 I2 पर मुश्तमिल है, ये भी I1 I2 पर मुश्तमिल है। आपको I1 I2 की वैल्यू निकालनी है, फिर ही आप निकाल पाएंगे कि इधर 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 कितना कितना करंट जो है वो पास हो रहा है। ठीक है बच्चों, अच्छा जी, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे जरा देख लीजिए। अब आपने यहां पर ये करना है कि या तो इसमें से I1 या I2 की टेम्परेरी वैल्यू लेकर दूसरी इक्वेशन में पुट कर लें। ठीक है, उससे I1 या I2 कोई एक वेरिएबल खत्म हो जाएगा और दूसरे की आपको वैल्यू मिल जाएगी, और जब आपको एक मिल जाएगा उसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके दूसरे की वैल्यू भी आपको मिल जाती है। सेकंड मेथड ये है, वो ये होता है कि हम इसको और इसको, इन दोनों इक्वेशंस को ना हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं, इनके कोफिशिएंट सेम करने के बाद, और I1 या I2 में से किसी एक को हमने खत्म करना है। ठीक है, और फिर हमें दूसरे की वैल्यू मिल जाती है, तो हम वही मेथड करेंगे यहाँ पर। सही है, अब देखो बच्चों, हमारे पास जो 2 इक्वेशंस आ चुकी है ना, वो 2 इक्वेशंस कौन सी आ चुकी हैं। एक हमारे पास ये है जी 6 टाइम I1 माइनस 9 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2, और दूसरी इक्वेशन ये है हमारे पास, वो है जी 4 टाइम I1 माइनस 3 टाइम I2 एंड दैट इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब देखो कोई इनमें से कोफिशिएंट सेम हो सकते हैं, तो अगर जब इसको देखें तो ये 3 और 9 जो है ना, ये देखें ये 3 और ये 9 है, अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करके मैं I2 को खत्म कर सकता हूं,
क्योंकि जब तक एक वेरिएबल खत्म नहीं होगा ना दूसरे की वैल्यू नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। तो उसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं ऐसे लिखूंगा यहाँ पर भी मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर, कौन सी वाली इक्वेशन है जी जिसमें 3 आ रहा है, ये वाली इक्वेशन, इक्वेशन 2 बाय 3, ठीक है। इक्वेशन को 2 को ना मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो उसको मल्टीप्लाई करने से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा जी 12i1 माइनस 9i2 एंड दैट इज इक्वल टू 6। इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, ओके। उसके बाद फिर क्या करना है जी, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब इसमें 9i2 नजर आ रहा है, इसमें भी 9i2 नजर आ रहा है, इन दोनों इक्वेशन को अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे पास i2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिख देंगे जी सब्ट्रैक्ट इक्वेशन नंबर कौन सी वाली है जी, 1 फ्रॉम 3, ठीक है ना। इक्वेशन 3 से हमने क्या करना है, उसको माइनस करना है। तो लिखेंगे यहाँ पर इक्वेशन 3, 12 टाइम i1 माइनस 9 टाइम i2 इज इक्वल टू 6 आ गया, ठीक है बच्चों, ओके। उसके बाद फिर आपने जो दूसरी इक्वेशन है वो लिख लेनी है नीचे, वो कौन सी है हमारे पास दूसरी इक्वेशन, ये वाली है, ठीक है। वो क्या है जी 6 टाइम i1 माइनस 9 टाइम i2 एंड दैट इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन आ गई। अब माइनस करते हुए आपको पता है रूल्स के, नीचे वाली इक्वेशन जो है उसके साथ साइन चेंज करते हैं, ये माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाता है। तो देखिए 12i1 में से 6i1 गया तो मेरे पास क्या बचेगा, मेरे पास बचेगा जी 6 टाइम i1, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों, ये देखिए 9i2 प्लस का 9i2 माइनस का खत्म हो गई, और ये 6 में से 2 गए तो क्या बचेगा हमारे पास 4 बचेगा, ठीक है। तो i1 की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो वो बन जाएगा जी हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय 6, ठीक है, जो कि आपके पास बनता है 2/3 एम्पेयर के बराबर। सो फाइनली आपको i1 की वैल्यू जो है वो यहाँ से मिल गई है, i1 की वैल्यू कितनी है जी 2 डिवाइडेड बाय 3 एम्पेयर, ठीक है, एक i1 आपको मिल गया। और i1 किस में से पास कर रहा है, R1 में से, तो समझो आपको एक वैल्यू मिल गई कि R1 में से i1 करंट पास कर रहा है, तो वो कितना है जी 2/3 एम्पेयर पास कर रहा है, ठीक है। अब इसी वैल्यू को ना आपने इस्तेमाल करते हुए i2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेनी है, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ पे पुट करूंगा इस वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन के अंदर। जो सबसे आसान इक्वेशन है वो मेरे पास कौन सी है जी, ये वाली है 4i माइनस 3i2, ये लिखा हुआ है जी 4i1 माइनस 3i2 इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है जी 2 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये मेरे पास वो इक्वेशन है, किसी में भी पुट कर सकते हैं आप। अब इसमें i1 की वैल्यू मैं पुट कर देता हूँ, i1 की वैल्यू क्या होगी, 4 टाइम i1 की वैल्यू 2/3, 2 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा, ठीक है, और माइनस 3i2 इज इक्वल टू 2 आ गया, समझ गए। अच्छा अब ये क्या बनता है जी, मेरे पास 4 टू द 8 बनता है, 8 डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 टाइम i2 इज इक्वल टू 2 आ जाता है। अब इसको फ्रैक्शन से बचने के लिए, यानी आसान बनाने के लिए, आप चाहो ना तो 3 को पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर दो ना, फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी, आपको एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, वरना एलसीएम लेना चाहते हैं तो ले लें। तो ये आप ऐसे करेंगे जी, ये बन जाएगा मेरे पास 8 बन जाएगा, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया इसको, फिर 3 से इसको मल्टीप्लाई किया 9i2, और 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा मेरे पास 6 बन जाएगा। अब ये 6 है और ये 8 है, 8 इधर आकर माइनस होगा तो माइनस 9i2 इज इक्वल टू 6 माइनस 8, ये बन जाएगा माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस 9i2, माइनस माइनस से कट गया, सो i2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 9 एम्पेयर। तो ये मेरे पास दूसरी वैल्यू भी आ गई, ठीक है। तो अब देखो जरा मेरे पास जो है ना i2 की वैल्यू भी आ गई ना, वो 2/9 है। देखो अब i2 किस में से पास कर रहा है, इस R3 में से पास कर रहा है, तो आपकी R3 में से जो करंट पास कर रहा है वो 2/9 एम्पेयर पास कर रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि भाई ये जो R2 है इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। उसके लिए पहले हमें इसकी वैल्यूज जो है वो चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर से, कितनी कितनी वैल्यूज आती हैं, फिर हम इनको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। 0.66 एम्पेयर बनती है, और ये वाली वैल्यू जो है वो आपके पास i2 की वो बनती है जी 0.22 एम्पेयर, ये दो वैल्यूज आ गई। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसमें से कितना करंट पास कर रहा है, ठीक है ना। तो बड़ी वाली वैल्यू इसमें से छोटी वाली वैल्यू आप जो है वो माइनस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर करंट या तो i1 माइनस i2 है या फिर i2 माइनस i1 है, ठीक है। तो बड़ी वाली वैल्यू में से छोटी वाली वैल्यू आप माइनस कर दो। एक आपके पास है जी 0.66 जो कि i1 है, एक आपके पास 0.22 एम्पेयर है,
जो कि I2 है, तो I1 माइनस I2, ठीक है, तो I1 माइनस I2 वो कितना बनेगा आपके पास 0.66 माइनस 0.22 तो बनेगा 0.44 एम्पेयर, ठीक है। अब बच्चों जरा सुन लो आंसर। अब जो करंट है ना, करंट में यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट, ठीक है ना। वो जो R1 से करंट पास कर रहा है ना, ठीक है, R1 से पास करने वाला जो करंट है वो कौन सा है जी, R1 से पास करने वाला करंट I1 है, और I1 की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 0.66 एम्पेयर, 0.66 एम्पेयर करंट R1 से पास कर रहा है, ठीक है, करंट I की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। और जो R2 से पास कर रहा है, ठीक है, R2 से इससे जो करंट पास कर रहा है वो कितना करंट पास कर रहा है बच्चों, उसकी वैल्यू है जी हमारे पास 0.44 एम्पेयर, ठीक है। और जो R3 से करंट पास कर रहा है, यानी इस रजिस्टर से जो करंट पास कर रहा है उसकी वैल्यू कितनी, उसकी वैल्यू है जी हमारे पास 0.22 एम्पेयर। तो ये तीन बच्चों हमारे पास इसके आंसर आ गए, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।